नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर पर। दोस्तों, MP PSC प्रीलिम्स बहुत नज़दीक आता जा रहा है। जैसा आप सभी को पता है, 2 दिन बाद जनवरी माह भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपके पास फरवरी, मार्च और अप्रैल में हमारा एग्ज़ाम है। तो उसी को टारगेट करते हुए मैं आपके लिए सिलेक्शन सीरीज लेके आया था, जिसके अभी तक मैंने 5 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। कभी आपने उन 5 ही लेक्चर को नहीं देखा है तो जाके देखिए, आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को मिस कर रहे हैं। साथ में वो सभी चीज़ें मिस कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम मुख्य रूप से नए नए प्रश्न, जैसे प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ सीरीज आपको जो इनकी नई मेथड आई है, 3 राइट -1 रॉन्ग वाली, यानी नेगेटिव मार्किंग वाली, उससे को मुख्य रूप से आपको मजबूत करेगा कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न नेगेटिव ना हो। क्योंकि आपने हर चीज़ पढ़ रखी होगी, यह सीरीज में मैं आपको हर एक चीज़ पढ़ा दूंगा, जिससे आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होगी। बस आपको इसे ध्यान से डेली टाइम पे देखना है। डेली 9 बजे यह सीरीज अपलोड होती है। तो देखिए, बिना कुछ देरी करे स्टार्ट करते हैं आज की हमारी यह सीरीज, जिसमें पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। देखिए, अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। किसमें? अनुच्छेद 163 में मंत्री परिषद की बात की गई है। ठीक है। फिर अनुच्छेद 164 आता है, उसमें राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में प्रावधान है, और इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की, मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों की नियुक्ति की बात की गई है अनुच्छेद 164 में। और उसमें कहा गया है कि जो मुख्यमंत्री और मंत्री होंगे, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। और राज्यपाल ही मुख्यमंत्री और मंत्रियों को क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? डी वाला। किसके द्वारा की जाती है इनकी नियुक्ति? राज्यपाल के द्वारा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस बात को आपको याद रखना है। राष्ट्रपति ही क्या करता है? इनको शपथ दिलाता है। अब कैसे मुख्यमंत्री बनता है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, हर जगह होता है विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव होते हैं तो 2 पार्टी चुनाव लड़ती है। अब एक पार्टी जैसे बीजेपी लड़ी और दूसरी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस लड़ी। बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया तो राज्यपाल क्या करता है? इनको निमंत्रण देता है कि आइए आप सरकार बनाइए। तो जो पूरे बीजेपी के एमएलए होते हैं, जैसे मान लो कि हमारे मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, उसमें से 116 सीटों पर बीजेपी चुनी गई, यानी बहुमत बीजेपी को मिल गया। तो बीजेपी के लोगों को बुलाया जाता है, जिन्हें हम विधानसभा सदस्य बोलते हैं या विधायक बोलते हैं, कि आप अपने मुख्यमंत्री बताइए किसको बनाना है। तो ये सरकार बनाने के लिए किसको निमंत्रण देते हैं? जिन्हें बहुमत मिला होता है। तो यहाँ पर जो पार्टी होती है, जो बहुमत में होती है, वहाँ अपना एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाती है और अपना मंत्री परिषद में डिक्लेयर करती है कितने लोगों को हमें मंत्री बनाना है और कौन कौन सा मुख्य रूप से डिपार्टमेंट देना है। फिर उसके बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है और उसके बाद मंत्रियों को शपथ दिलाता है। तो इस प्रकार क्या चलती है हमारे यहाँ, क्रिया चलती रहती है। तो आपको याद रखना है, 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ की बात की गई है या नियुक्ति की बात की गई है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। साथ में इनको शपथ भी कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। ये सभी छोटी छोटी चीज़ें लोगों को लगता है कि यार सर आप क्या पढ़ा रहे हो, परंतु ये पढ़नी पड़ेंगे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो उमा भारती थी, और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन जी यादव है। ये सभी फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में कुशल प्रशासन के लिए मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो देखिए, ये मैंने आपको पढ़ाया था और मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश का जैसे ही गठन होता है, उसी दौरान मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम को क्या किया जाता है? लागू किया जाता है। तो यह कब हुआ था मध्य प्रदेश का गठन? 1956 में हुआ था। तो 1956 में ही मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम लाया गया था। फिर देखिए, पंचायतों के गठन के लिए मध्य प्रदेश में एक समिति बनाई गई थी, आप सभी को पता होगा, जिसे हम पांडे समिति भी बोलते हैं। 1962 में उसका गठन किया गया था। ठीक है, ये सभी बातें आपको याद रखनी है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो मुख्यमंत्री का जो मुख्य सलाहकार होता है उसे बोला जाता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के कहने पे ही यहाँ पर नियुक्तियां होती हैं। किसका कहाँ पर ट्रांसफर करना है उन सभी की बात किसके कहने पे होती है? मुख्य सचिव के कहने पर मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव थे H.C. कामत। प्रथम महिला की हम बात करते हैं तो आप सभी को पता है प्रथम महिला मुख्य सचिव थी निर्मला बुच। और वर्तमान की हम बात करते हैं तो वर्तमान में है नरेंद्र कुमार जैन। कौन है? नरेंद्र कुमार जैन हमारे वर्तमान के मुख्य सचिव हैं। और यह मध्य प्रदेश के आप सभी को पता है कौन से नंबर के हैं? 35वें नंबर के मुख्य सचिव हैं। इनके संबंध की बात करते हैं कि ये किस जिले से? तो ये ग्वालियर जिले से संबंधित हैं। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा नियुक्त किसी समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। तो देखिए आप सभी को पता है जवाहरलाल जैसे महात्मा गांधी का सपना था कि भारत में जो गवर्नमेंट हो वो लोकल स्तर पे भी हो, यानी हर व्यक्ति को अपना क्या मिल सके? हक मिल सके आखिरी व्यक्ति को। तो उन्हीं के सपने को पूरा करने के लिए जवाहरलाल नेहरू लोकल गवर्नमेंट की स्थापना के लिए एक समिति बनाते हैं 1957 में। उसका नाम रहता है बलवंत राय मेहता समिति। और ये बलवंत राय मेहता समिति जब अपनी रिपोर्ट सौंपती है तो उसमें ये बोलती है कि हमें त्रिस्तर पे पंचायत बनानी चाहिए। और त्रिस्तर पे क्या होती है? पंचायतों का गठन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कितने की बोलते हैं? त्रिस्तरीय, कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, फिर उसके ऊपर पंचायत समिति होगी और उसके ऊपर होगी जिला परिषद। ये तीन की बात करती है। इनकी रिपोर्ट के आधार पर 1959 में आप सभी को पता है राजस्थान के नागौर जिले में, कहाँ पर? राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। उसके बाद पंचायतों में सुधार के लिए बहुत सारी समितियों का गठन किया जाता है। जैसे 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया जाता है। और ये अशोक मेहता समिति आप सभी को पता है 2 टायर पंचायतों की व्यवस्था की बात करती है ना, 2 स्तरीयों की बात करती है। फिर 1983 में हनुमंता राव समिति का गठन किया जाता है। ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। फिर देखिए मैंने आपको बताया था कि 1985 में एक समिति बनाई जाती है G.B.K. राव समिति। फिर उसके बाद 1989 में एक समिति बनाई जाती है, उसका नाम रहता है L.M. सिंघवी समिति। और ये L.M. सिंघवी समिति पहली बार बोलती है कि पंचायतों को क्या मिले? तो संवैधानिक दर्जा मिले। ये MPPSC ने पूछा था कि किस समिति ने सबसे पहली बार बोला था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिले? तो भैया L.M. सिंघवी समिति थी। फिर देखिए उसके बाद 64वां संविधान संशोधन विधेयक लेके आया जाता है 1989 में, परंतु वह असफल हो जाता है। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लेके आया जाता है 1992 में, जिसके द्वारा संविधान में अनुसूची 11 जोड़ी जाती है और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ पर पहली समिति की बात करी थी तो वह थी बलवंत राय मेहता समिति। और ये अन्य समितियां इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगले प्रश्न पे चले उससे पहले मैं बता देता हूं कि MPPSC प्रीलिम्स का बैच चल रहा है बेटा। यहाँ पर अभी आपके लिए 100+ DC सर की याद कराने वाली क्लासेस आने वाली है। अभी भी इसमें लाइव क्लासेस चल रही है यूनिट 1 और यूनिट 5 की। अभी हाल ही में चालू हुई है 1-2 दिन पहले, तो आप इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए। मात्र 999 में है। आपको किसी भी प्रकार का ऑफर चाहिए हो या किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है PSC बाय DC सर को, और यहाँ पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल टॉपिक PDF, स्टडी मटेरियल, टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट, हर चीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है। तो इसको ज्वाइन करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के प्रावधान के क्रियान्वयन हेतु आयुक्त सह निदेशक पशु चिकित्सा सेवाएं मध्य प्रदेश द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है? तो देखिए सबसे पहले आप सभी को याद रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम क्या है। तो जो गोवंश की हत्या की जा रही थी उसको रोकने के लिए हमारे यहाँ 2004 में मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम लाया जाता है और 2004 में ये क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। इसमें 2010 में क्या किया जाता है? संशोधन भी किया जाता है। इसमें जब हम बात करते हैं कारावास वगैरह की, तो यहाँ पर 7 साल तक का कारावास हो सकता है। कितने तक का? 7 साल तक का कारावास हो सकता है। कभी आप क्या करते हैं,
गोवंश का वध करते हैं। गोवंश का कभी आप वध करेंगे तो आपको कितने साल तक की जेल हो सकती है? 7 साल तक की जेल हो सकती है। और कभी किसी 3 साल तक की जेल का ही प्रावधान है उसमें, कि कभी आप गोवंश का मांस रख के अपनी गाड़ी में घूम रहे हैं तो उसके लिए आपको कितने साल की जेल हो जाएगी? 3 साल के लिए। वध करोगे तो 7 साल की, और कभी आप उनका मांस वगैरह लेके घूमोगे तो 3 साल तक की जेल की इसमें बात की गई, जेल होने की बात की गई है। इसके जो अधिकारी होते हैं उनका नाम रहता है पशु चिकित्सा अधिकारी। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो आप सभी को पता है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ नर्मदापुरम जिले में स्थित है। नर्मदापुरम जिले में भी हम बात करते हैं। आप आ जाओ मैप बना लेते हैं और मैप के आधार पर मैं आपको इसे समझा देता हूँ कि आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो देखिए यहाँ पर ये अपना मध्य प्रदेश रहा, ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, इसके 3 पार्ट हैं। इस पहले वाले को बोला जाता है मैकाल श्रेणी, दूसरे वाले को बोला जाता है महादेव श्रेणी, और इसके पश्चिमी वाले को बोला जाता है राजपीपला श्रेणी। ठीक है, इस महादेव श्रेणी के ऊपर ही यहाँ पर नर्मदापुरम में पचमढ़ी नामक जगह पड़ती है, वहाँ पर हमें एक धूपगढ़ चोटी देखने को मिलती है जिसकी कुल ऊंचाई 1350 मीटर है और यहाँ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर मैंने आपको पर्वत के बारे में बता दिया और इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। ठीक है, किस पे कभी आपसे श्रेणी का नाम पूछ ले तो आपको महादेव श्रेणी वहाँ पर राइट आंसर लगा के आना है। ठीक है, मालवा का पठार, तो मालवा का पठार यहाँ पर है, आप सभी को पता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। विंध्याचल, तो विंध्याचल नर्मदा के उत्तर में एक पर्वत श्रृंखला स्थित है, उसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो आप सभी को पता है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो ये नदियों के द्वारा जो अवसाद बहाकर लाए जाते हैं और वो कहीं पर जमा हो जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है। यह बहुत कैसी होती है? उपजाऊ होती है। तो मध्य प्रदेश में जो जलोढ़ मृदा हमें देखने को मिलती है वह हमें मुख्य रूप से उत्तरी मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। कहाँ पर? उत्तरी मध्य प्रदेश में। अब उत्तरी मध्य प्रदेश के कौन से जिले? मंडला बालाघाट नहीं, खरगोन खंडवा नहीं, इंदौर देवास नहीं। तो मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी ये क्या है? उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्र है और यहीं पर हमें कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है? जलोढ़ मृदा हमें देखने को मिलती है। यहाँ मध्य प्रदेश के पश्चिम वाले क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ हमें कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है? काली मृदा देखने को मिलती है। ठीक है, बुंदेलखंड में जाएंगे तो हमें मिश्रित मृदा देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बगल में जाएंगे तो लाल पीली मृदा हमें देखने को मिल जाएगी बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। फिर हम इधर जाएंगे बालाघाट में तो यहाँ हमें लेटेराइट सोइल देखने को मिलती है, आप सभी को पता है। ये सभी मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था मध्य प्रदेश की, जब ज्योग्राफी पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने पूरा मैपिंग के माध्यम से आपको समझाया था कहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है। अगले प्रश्न पे चलें उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए बच्चों, हमारे पास टेस्ट सीरीज है MPPSC 2026 के लिए और जो पूरी किसके ऊपर डिपेंड है? जो नेगेटिव मार्किंग है उसके ऊपर बेस्ड है। यानी एक क्वेश्चन के आपको 3 नंबर मिलेंगे, साथ ही कभी नेगेटिव करोगे तो 1 माइनस नेगेटिव भी हो जाएगा। ये पूरा फॉर्मेट जो नया है उसके आधार पर हमने आपके लिए एक नई टेस्ट सीरीज लॉन्च की है जो मात्र आपको 199 रुपये मिल रही है, जिसमें आपको 50 FLT मिलेंगे। साथ में एक हमने यूनिट वाइज और FLT वाली बनाई है, वह आपको 350 में मिलने वाली है, जिसमें 50 यूनिट वाइज और 25 FLT मिलेगी। तो इनको ज्वाइन करना मत भूलो, क्योंकि जितने ज़्यादा टेस्ट लगाओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। आपको किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर उस पर भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो आप सभी को पता है कि वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति रहते हैं, पेड़ पौधे लगे होते हैं, ये सभी किसमें होते हैं? क्षोभ मंडल में। समताप मंडल की हम बात करते हैं, जो ओजोन लेयर होती है वह कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। अगले प्रश्न पे, मानसून वन में मुख्य वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखो मानसून वृक्ष कौन से होते हैं? तो मानसून वृक्ष यहाँ पर पानी गिरता है और वो हरे भरे होते हैं, उसे हम बोलते हैं मानसून वृक्ष। तो सागुन मानसून वृक्ष का भाग है, अर्जुन वृक्ष भी भाग है, महुआ वृक्ष भी भाग है, पर चीड़ वृक्ष मुख्य रूप से भाग नहीं है, क्योंकि ये कटीले क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। उन क्षेत्रों में हमें चीड़ वृक्ष देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चीड़ वृक्ष। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बीला बांध परियोजना किस जिले में है? तो देखिए बीला एक नाम की एक नदी है जो कि सागर में बहती है। उस बीला नदी के ऊपर बांध बना हुआ है बीला बांध। तो ये कहाँ पर है? सागर जिले में है, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। देखिए अलीराजपुर में आपको देखने को मिलेगी हथनी परियोजना। मैं एक और बता देता हूँ, हथनी नदी पर बनी हुई है हथनी परियोजना।
ठीक है। सागर में आप सभी को पता है भालकुंड जलप्रपात हमें देखने को मिलता है, जो किस नदी पर बना हुआ है, तो भालकुंड जलप्रपात आप सभी को पता है बीना नदी के ऊपर बनता है। कहाँ पर? बीना के पास। और ये कहाँ पर आता है? बीना सागर जिले में आता है। ये बात याद रख लेना। ये सभी जो चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा लिखवाता हूँ इनको आप अपनी कॉपी में जरूर लिखिया कीजिए, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखिए, शरीर विज्ञान और औषधि के लिए 2024 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो ये वाला प्रश्न का राइट आंसर मुख्य रूप से क्या है? जीन थेरेपी के लिए। परंतु हम 2025 की बात कर लेते हैं कि 2025 में शरीर विज्ञान और औषधि के लिए, यानी मुख्य रूप से यहाँ पर पूछा जा रहा है बायो का या बायोलॉजी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर बात करते हैं बायोलॉजी की या मेडिसिन या फिजियोलॉजी की। तो इस बार तीन लोगों को दिया गया है। एक मेरी ई ब्रूनको, फ्रेड रमेशडेल और सिमोन साकोगुची को। इनको परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता के लिए दिया गया। मत याद रखो, ये नहीं पूछेगा। मैं आपको दो एक बता देता हूँ। तो देखिए, साहित्य के लिए जो दिया गया है वह दिया गया है लाइजो, फिर उसका नाम है क्रॉस जन और कोई। इनको शांति साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। शांति का दिया गया मारिया कोरिना मचाड़ो को, जो वेनेजुएला की थी। इन दोनों का नाम याद रख लेना, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस WOHD 2025 की थीम क्या थी? इसका मुख्य इंग्लिश में हम करेंगे तो वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। ये हमेशा आपको याद रखना है कब बनाया जाता है? 20 मार्च को बनाया जाता है। और इसकी 2025 में जो थीम थी वो थी ए हैप्पी माउथ। इंग्लिश में थीम याद करा करो, इज ए हैप्पी बॉडी। मतलब यहां पर बोला गया है कि एक खुशहाल मुंह है तो एक खुशहाल मन होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? डी वाला हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, यहां पर हम अगले पे बात करते हैं। अब यहाँ पर एक और बात याद रख लेना कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब बनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेल्थ डे अलग होता है, जो कब बनाया जाता है? 7 अप्रैल को बनाया जाता है। ठीक है। इसकी भी थीम याद रखना कि हेल्थी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर। ये किसकी थीम थी? तो ये वर्ल्ड हेल्थ डे जो 7 अप्रैल को बनाया जाता है उसकी। आयुष्मान सखी क्या है? तो भैया ये व्हाट्सएप डिजिटल हेल्प डेस्क है। यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत आती है आयुष्मान कार्ड से संबंधित, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? डिजिटल रूप से हेल्प ले सकते हो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन द्वारा सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं के दौरान समय पर सहायता के लिए 2025 में कौन सी योजना को मंजूरी दी गई है? तो उसका नाम है राहगीर योजना। याद रखना कब मंजूरी दी गई? 2025 में। राहगीर योजना में क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी वहाँ पर कोई व्यक्ति हो और उसे 1 घंटे के अंदर वो हॉस्पिटल पहुंचा देता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से राहगीर योजना के तहत उसे 25,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने घंटे के अंदर? 1 घंटे के अंदर कहीं वो हॉस्पिटल पहुंचा देता है तो उसे कितने रुपए मिलेंगे? 25,000 रुपये मिलेंगे। एक व्यक्ति को मैक्सिमम 5 बार क्या मिल सकता है? यह पुरस्कार मिल सकता है। तो याद रखना कितने हजार? घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाएगी? 25,000। 1 घंटा क्या होता है? जिसे बोला जाता है गोल्डन आवर, अपने आप बोला जाता है। यानी 1 घंटा किसी मरीज के लिए गोल्डन आवर होता है। कभी गोल्डन आवर के अंदर कोई व्यक्ति राहगीर उसे हॉस्पिटल तक पहुंचा देता तो गवर्नमेंट द्वारा कितने रुपए की राशि दी जाती? 25,000 रुपये की। अब मध्य प्रदेश में के किस जिले में पीएम मित्रा, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पार्क की स्थापना की गई है? मैंने कितनी बार बताया है, और अपने एमपीपीएससी की जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें भी मैंने यह प्रश्न पूछा था। सेम प्रश्न आपकी एमपीपीएससी ने पूछा। इसका राइट आंसर है धार में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अब अगला प्रश्न है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन ब्रिटिश इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी हरि सिंह गौर के द्वारा। यह सागर जिले से संबंधित है, आप सभी को पता है। इन्हीं के नाम पर यहाँ पर एक विश्वविद्यालय है हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना कब होती है? 1946 में होती है, जो कि मध्य प्रदेश की प्रथम यूनिवर्सिटी थी।
ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बुंदेलखंड में भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध में आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के क्षेत्रों में शामिल है। देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से बुंदेला विद्रोह की बात की गई है। बुंदेला विद्रोह में ही अपन ने देखा भू राजस्व व्यवस्था को लेकर जो वहाँ के राजा थे वो चिढ़ जाते हैं और उसके अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ देते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर एक ही याद होगा, जैसे आप सभी को याद होगा कि पारीक्षित, सर पारीक्षित के बारे में हमें पता है कि पारीक्षित मुख्य रूप से कहाँ से लड़े थे, तो वो हीरापुर से लड़े थे। कहाँ से लड़े थे? हीरापुर से, सॉरी पारीक्षित की हमें पता है कि राजा पारीक्षित थे जेतपुर से। कहाँ से थे? जेतपुर से थे, ये हमें याद है। अब भैया पहले का दूसरा कहीं पे दिख रहा है क्या? पहले का दूसरा एक ही में हमें बेसी याद हो जाएगा। तो राजा पारीक्षित जेतपुर, उसके बाद मधुकर शाह नरहुत के थे, ये भी हमें याद है। फिर हेमराज लोधी हमें हृदय शाह हमें याद है हीरापुर से थे। डिल्लन शाह हमें याद है नरसिंहपुर से थे। जो यहाँ पर डेलन शाह इन्होंने लिखा हुआ उनका नाम क्या है? डिल्लन शाह है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? बी वाला इसका राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंदौर रेसिडेंसी से हमला करने वाले क्रांतिकारियों में कौन नहीं था? तो मैंने आपको बताया था शहादत खां थे, बंस गोपाल थे, भागीरथ सिलावट थे, परंतु फिरोज शाह नामक कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? फिरोज शाह, क्योंकि इसमें क्या पूछा नहीं था। अगले प्रश्न पे 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भोपावर के सरदारपुर ब्रिटिश छावनियों पर किस स्वतंत्रता सेनानी ने अधिकार कर लिया था? मैंने आपको बताया था कि सरदारपुर एक तहसील है धार में, वहाँ से एक भील राजा आगे आते हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध क्या छेड़ देते हैं? युद्ध छेड़ देते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी और मैंने बताया था कि उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था राव बख्तावर सिंह। क्या नाम बताया था मैंने? राव बख्तावर सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? राव बख्तावर सिंह उसका राइट आंसर था, जिन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था? सरदारपुर से। और ये मैंने जब 1857 की क्रांति आपको पढ़ाई थी उस दौरान मैंने आपको ये बताए थे। राव रघुनाथ सिंह ये कहाँ से थे? जबलपुर वाले क्षेत्र से थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हम देखिए MPPSC प्रीलिम्स 2026 का कोर्स बेटा खरीद लो, क्योंकि अभी तक जितने प्रश्न अपन ने पढ़े ना, मैंने सब प्रश्न आपको डिटेल से पढ़ाए हैं और मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जिनसे क्वेश्चन बन सके वो सभी इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें कलेक्ट की है। DC सर ने भी पूरा कलेक्शन आपको दिया है जिसमें आपको एक एक प्रश्न मिल जाएगा जो आपके एग्जाम में आता है। तो इस कोर्स को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पिथौरा कला चित्रों का अंकन करने वाले को क्या कहा जाता है? मैंने कितने अच्छे से बताया था कि जो पिथौरा का चित्रकला करता है वहाँ मुख्य रूप से उसे कहा जाता है लखिंद्रा। क्या कहा जाता है? लखिंद्रा कहा जाता है। और पिथौरा अंकन के लिए कौन जानी जाती है? तो मैंने बताया था राठवा जनजाति, जो कि भील जनजाति की एक उपजाति है, वहाँ जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखिंद्रा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश रोजगार और प्रशिक्षण संस्था किस विभाग के अंतर्गत आती है? तो देखिए मध्य प्रदेश रोजगार और प्रशिक्षण परिषद जो एक विभाग है, यहाँ मुख्य रूप से इसका मुख्यालय हमें भोपाल में देखने को मिलता है। और यह किसके अंतर्गत आती है? तो जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत ये काम करती है। यहीं पर इसने इसीलिए बनाया है इसे क्योंकि लोग बागों को क्या लगता है रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत काम करती है, परंतु ये किसके अंतर्गत काम करती है? जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत काम करती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा विभाग नोडल विभाग है? तो आप सभी को पता है कौन सा होगा? जनजातीय कार्य विभाग, क्योंकि वन अधिकार किसको दिए गए हैं? जनजातियों को दिए गए हैं। तो जनजातियों के दिए गए हैं तो इसका नोडल विभाग भी कौन सा हो जाएगा? जनजातीय कार्य विभाग। मैंने बताया था वन अधिकार अधिनियम 2006 मध्य प्रदेश में कब अधिनियमित हुआ था? तो 1 जनवरी 2008 को यह अधिनियमित हुआ था। ये भी प्रश्न पूछा गया था। फिर अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक नहीं है? तो देखिए मुख्य रूप से अनुसूची नंबर 5 में क्या बोला गया है? 5वीं अनुसूची अनुच्छेद 244 के 1 से संबंधित है। इसमें मुख्य रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर भारत के अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन या नियंत्रण से संबंधित बात की गई है। ठीक है, इसमें जो देखिए कौन कौन से यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा एक मुख्य रूप से आवश्यक नहीं है? तो देखिए जनजातीय आबादी यहाँ पर प्रधानता होगी, उसे शामिल किया जाएगा, बिल्कुल सही है। पड़ोसी क्षेत्र की तुलना में अधिक पिछड़ापन, बिल्कुल सही है। एक व्यवहार प्रशासनिक इकाई जैसे जिला, ब्लॉक, तहसील, बिल्कुल सही है। सघन वन क्षेत्र, तो ये कोई भी क्या नहीं है? एक मापदंड नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? ए वाला हो जाता है। अगले प्रश्न पे चले उससे पहले मैं बता देता हूँ। तो देखिए हम आपके लिए 1000 प्रश्न का संकलन लेके आए हैं।
और यहाँ यूनिट 10 और यूनिट 8 का क्या हो चुका है, हमने अपलोड कर दिया है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, जिसमें यूनिट 10 में आपको जनजाति से संबंधित 1000 प्रश्न मिलने वाले हैं, जिसमें PYQ भी शामिल है। यूनिट 8 जो करंट अफेयर से संबंधित थी, आप सभी ने बुकलेट खरीद ली होगी। अब टाइम है आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाना है, तो आप क्या कीजिए, इस PDF को, इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और इस PDF को क्या कीजिए, लगाना स्टार्ट कर दीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भारत के वर्तमान सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो मैंने बताया है कि यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो आप सभी को पता है, अनुच्छेद नंबर 332 में विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों की सीटों के लिए आरक्षण है। मध्य प्रदेश की हम विधानसभा की बात करते तो मध्य प्रदेश में टोटल सीट कितनी है? तो आप सभी को पता है 230 है, जिसमें से 47 सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं और कितनी सीटें? 35 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। यानी टोटल हमारे यहाँ 82 सीटें किसके लिए आरक्षित हैं? अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए आरक्षित है। तो याद रखना, यह अनुच्छेद 332 है। ठीक है, तो यहाँ पर आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? जो भी इस प्रश्न का डिटेल में बताएगा उसको हम क्या करेंगे, कल उसका कमेंट में जोड़ूंगा अपनी क्लास में, तो आप सभी को इसका आंसर जरूर देना है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।